नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। रीट मेंस के सभी विद्यार्थी जो L1 और L2 से है उन सब के लिए शैक्षिक परिदृश्य को लेकर के एक इम्पोर्टेंट क्लास आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। शिक्षण में अधिगम के जो नवाचार हैं वहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में। और यहाँ मैं एक इतने अच्छे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के हैं वहाँ से लेकर के आया हूँ, जहाँ से आपके एक भी प्रश्न जो है मुझे नहीं लगता है इस क्लास से बाहर जाएगा। एक बार क्लास को आप आखिरी तक देखेंगे, क्वेश्चनों का स्तर देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस पुराने प्रश्न पत्रों के हैं और क्वेश्चंस बार बार वही बनते हैं। और अपन जो हैं शिक्षण अधिगम के जो नवाचार है वहाँ से प्रश्न जो प्रश्न बन सकते हैं वो सब प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। मतलब कि आपका कंप्लीटली पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको केवल एक बार रीडिंग मारने की ज़रूरत रहेगी। तो एक बार देखिएगा क्लास को आखिरी तक। जो भी साथी आज हमारे चैनल पर नया आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सभी साथी क्लास को देखने के बाद यदि आपको लगता है कि क्लास में कंटेंट अच्छा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहले आप पूरे पेपर्स को देखेंगे, पूरी क्लास को देखेंगे, उसके बाद में आप बताना कि वाकई में आपको क्लास कैसी लगी। आपके अनुभव हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा साथियों। पहला प्रश्न देखिए, SIQE के अंतर्गत संचालित गतिविधियां कौन कौन सी है। जब SIQE की बात करते हैं तो साथियों इसके अंतर्गत जो अपनी फुल फॉर्म हो जाती हैं स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्या होता है देखिएगा, मैं पूरी आपको बता देता हूँ। स्टेट, ठीक है, S का हो जाएगा स्टेट, I का हो जाएगा इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव फॉर आएगा, ध्यान रखना बहुत सी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। अगर इसको हिंदी में देखें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल, जिसे अपन SIQE के नाम से जानते हैं। इसमें पूछा है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां जो है सम्मिलित है साथियों। शॉर्टली में मैं बताऊं तो इसमें एक तो CCP है जिसको अपन बोलते हैं बाल केंद्रित पेडागोजी। एक आती है CCE सतत व्यापक मूल्यांकन। एक आता है ABL जो होता है आपके गतिविधि आधारित अधिगम। और आज नया FLN टॉपिक भी इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। FLN कार्यक्रम को भी इसके अंतर्गत समाहित कर लिया है। इन चार चीज़ों को, इन चार गतिविधियों को SIQE के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन आपको मैं कह रहा हूँ किसी न किसी पेपर में, L1 के पेपर में हो, L2 के किसी भी पेपर में हो, लेकिन 100% ये क्वेश्चन आएगा। अच्छे से देख लेना। अब इसमें देखिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र हो जाएगा CCP, तो इसको शामिल किया गया है। गतिविधि आधारित अधिगम जिसको अपन ABL बोला जाएगा ये भी शामिल है। सतत व्यापक मूल्यांकन CCE भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा साथियों उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SIQE जो है ये किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है साथियों। कौन से स्तर तक की शिक्षा को इसके अंतर्गत SIQE में शामिल किया गया है। देखिए साथियों SIQE जो है ये प्राथमिक लेवल पर स्टार्ट किया गया है। किस लेवल पर किया गया है, प्राथमिक लेवल पर। 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए ये शामिल है, जिसे अपन प्राथमिक लेवल बोला जाता है। अब एक चीज़ और बता दूं, SIQE कब से प्रारंभ हुआ है तो ये 2015-16 से। कब से है, 2015-16 जो सत्र था तब से SIQE स्टार्ट है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल। अब SIQE में पढ़ने लायक यही चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन SIQE में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन सारे हैं इसके अंतर्गत। एक बार क्लास पूरी देखिएगा, या प्राथमिक लेवल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
SIQE कार्यक्रम के कौन से उद्देश्य है? उद्देश्य क्या? अब पहला प्रश्न देखा आपने, वापस इसको देखना। अब पहले प्रश्न का यदि आपको जो इसके सारे शिक्षण के अधिगम उद्देश्य जो सारे पता है, CCP, CCE, ABL, तो ये क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप इसको आप हल कर लोगे। तो उद्देश्य क्या देखना, बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा सीखने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। बच्चों में परीक्षा के भय को भी दूर करना होता है, गतिविधि आधारित शिक्षण को भी बढ़ावा मिलता है, और उपरोक्त सभी जो है इसके उद्देश्य हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन जो है आपके सामने, इस क्वेश्चन को देखिए, एक अच्छे लेवल का प्रश्न है। वर्तमान में SIQE परियोजना में साझेदारी कौन कौन सी संस्थाएं कर रही हैं? अब इसके अंतर्गत साझेदारी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर निगरानी रखती हैं, SIQE का पूरा संचालन कर रही है? तो कौन सी संस्थाएं आती है? देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद आती है, यूनिसेफ बौद्ध शिक्षा समिति भी आती है, निदेशालय माध्यमिक बीकानेर भी आता है, और RSCRT उदयपुर भी इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ कंप्लीटली जो है चारों संस्थाएं इसका संचालन कर रही है। उपरोक्त सभी यहाँ राइट आंसर रहेगा। चारों संस्थाओं को देख लेना, यहाँ से 100% प्रश्न आता है, ठीक है। जरूरी नहीं है एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न दे दे, लेकिन जितने प्रश्न दे सकता है वो सारे पहले पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि SIQE में अकादमिक कार्यों की नियमित समीक्षा कौन करता है? SIQE में अकादमिक कार्यों की नियमित समीक्षा कौन करता है? तो ये RSCRT उदयपुर करती है। चारों संस्थाओं को आपको पढ़ना है, चारों संस्थाओं का अलग अलग काम है, कार्य अलग अलग है। संचालन कौन कर रही है, अकादमिक कार्यों पर निगरानी कौन कर रही है, ठीक है। पाठ्यचर्या किसके हाथ में है, पाठ्यक्रम कौन बनाता है, ये संस्थाओं के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। RSCRT उदयपुर यहाँ अकादमिक कार्यों की नियमित समीक्षा करती है, ठीक है साथियों। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट्स करके जरूर बताइए साथियों कि आपको क्या कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। और नए साथी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, SIQE संचालन हेतु राज्य स्तर की संस्था नहीं है। अब संस्था कौन कौन सी हैं याद करने के लिए मैंने बोल दिया है। यहाँ देखिए, जिला कोर ग्रुप, राज्य शैक्षिक समूह, परियोजना परिचालन समिति और राज्य कार्यकारी समूह है। देखिए, SIQE में जिला की कोर ग्रुप कोई नहीं बनाया गया है, यहाँ ये गलत हो जाएगा कि ये संस्था नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है, ठीक है ना। ये सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, SIQE के क्रियान्वयन हेतु समन्वय की भूमिका कौन निभाता है? क्रियान्वयन में समन्वय की भूमिका कौन निभाता है? तो ये माध्यमिक शिक्षा बीकानेर निभाता है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर जो इसका समन्वय की भूमिका निभाता है, मुख्य संचालन करता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा। SIQE का संचालन वर्ष कौन सा है? अभी बता ही दिया मैंने, 2015-16 पहले प्रश्न में बताया था। 2015-16 सत्र से जो है SIQE का संचालन वर्ष, स्टार्टिंग वर्ष वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, SIQE का संचालन सर्वप्रथम 2015 में किस कक्षा में किया गया था? तो सर्वप्रथम क्या अभी तक भी उन्हीं कक्षा में हो रहा है, कक्षा 1 से 5। क्या हो रहा है साथियों? कक्षा 1 से 5 तक यह SIQE का संचालन चल रहा है, 2015 से कंटिन्यू। सत्र पूछे 2015-16 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये बिल्कुल SIQE में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस बाहर नहीं, SIQE को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, SIQE में शिक्षक के क्या दायित्व हैं? अब शिक्षक का दायित्व क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बता दिया पहले क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है, दिमाग लगाइए। ये चौथा क्वेश्चन है जिसमें आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए आप लोग। तो शिक्षक के दायित्व पूछा है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षण कराना सही है, प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर को जांचना ये भी सही है, आधार रेखा मूल्यांकन के अनुसार पाठ्य योजना तैयार करना ये भी सही है। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी, यानी सभी जो है यहाँ राइट आंसर माने जाएंगे, ठीक है। अब SIQE के संबंध में सही ग्रेड नहीं है,
कौन सी ग्रेड जो है इसके अंतर्गत सही नहीं है। देखिए साथियों, मैं बता देता हूँ। ग्रेड ए होती है जिसमें अग्रिम स्तर की समझ होती है, ग्रेड बी होती है मध्यम स्तर होता है, ग्रेड सी में आरंभिक स्तर होता है। ठीक है, 3C की बात इसमें, 3 ग्रेड की बात इसके अंतर्गत हुई है। देखिएगा, ग्रेड बी मध्यम स्तर की समझ बताया मैंने अभी, सही है। ग्रेड ए अग्रिम स्तर की समझ, ग्रेड सी आरंभिक स्तर की समझ, ग्रेड ए आरंभिक स्तर की समझ, ये गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ गलत माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण कब किया गया? अब देखिए, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो है साथियों, स्माइल कार्यक्रम आया था। क्या आया था? स्माइल कार्यक्रम आया था। और स्माइल कार्यक्रम कब जारी हुआ था? देखिएगा, 13 अप्रैल 2020। याद रखिएगा, ये स्माइल कार्यक्रम है। इसके बाद में आपके आया था हवा महल। ठीक है, मैं हवा लिख रहा हूँ, ध्यान रख लेना। हवा महल आया था 2 मई 2020। ठीक है, अब मई हो गया ना, मई के बाद में आपके 2 मई के बाद में 11 मई को आएगा आपके शिक्षा वाणी। क्या आएगा? शिक्षा वाणी। ठीक है ना साथियों, ये 4 चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपके 11 मई को आएगा। कब आएगा? 11 मई 2020। इसके बाद में आएगा शिक्षा दर्शन। क्या आएगा साथियों? शिक्षा दर्शन। ये आपके जून में आएगा। और कब होएगा? 1 जून। क्या हो जाएगा? 1 जून 2020। ये 4 कार्यक्रम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन था, शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हवा महल कार्यक्रम का जो प्रसारण किया है वो क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो कब किया गया था? तो प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कोरोना काल के दौरान प्रारंभ किया गया कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, शिक्षा वाणी कार्यक्रम, स्माइल कार्यक्रम, SIQE और शिक्षा दर्शन। सबको पता है SIQE जो है 2015-16 में ही स्टार्ट हो गया था। इसका कोरोना काल से कोई संबंध नहीं है। शिक्षा वाणी, स्माइल, शिक्षा दर्शन तीनों ही कोरोना काल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत कितने क्रियाकलापों को प्रसारण किया जाता है? हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत कितने क्रियाकलापों का जो है प्रसारण किया जाता था? तो कितने क्रियाकलापों का किया जाता था साथियों? 5 क्रियाकलाप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, दीक्षा राइज नामक कार्यक्रम का उद्देश्य कौन सा नहीं है? दीक्षा राइज। ठीक है, दीक्षा राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाता है। शिक्षकों के लिए उन्नत डिजिटल तकनीक का उपलब्ध स्तर सही है। शिक्षार्थी और शिक्षकों से संवाद भी सही है। विद्यार्थी स्वयं अपना मूल्यांकन करेगा। शिक्षक को यूट्यूब उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य नहीं है। यूट्यूब के बारे में कोई प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दीक्षा राइज नामक कार्यक्रम का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? दीक्षा, जब दीक्षा की बात हो तो भारत सरकार, दीक्षा राइज की बात हो तो राजस्थान सरकार पे नजर जानी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, तो दीक्षा राइज जो है, ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्य संस्था, इसका निर्माण किया तब मुख्य संस्था कौन सी थी? NCERT थी साथियों। कौन सी थी? NCERT थी। अगला देखिए, स्माइल 3 कार्यक्रम किस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया? स्माइल 3 के अंतर्गत थीम क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा है। तो आओ घर में सीखे 2.0 जो कार्यक्रम था, इसके अंतर्गत आपके स्माइल 3 आया था। आओ घर में सीखे 2.0। और स्माइल 2 में आया था आओ घर में सीखे 1.0। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, सुमेलित कीजिए स्माइल 3.0, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कौन कौन से यहाँ सुमेलित हैं। ठीक है, कौन से सुमेलित युग्म हैं? देखिए, शिक्षा वाणी मैंने बताया अभी 11 मई, सही है ना। शिक्षा दर्शन भी आपको आता है कि 1 जून 2020, सही है। जब 2 सही है तो साथियों उपरोक्त सभी सही होगा, क्योंकि स्माइल 3.0 21 जून 2021 को आया है। ध्यान रखिएगा, 21 जून 2021 को आया था स्माइल 3.0। तो यहाँ 1, 2, 3 सभी सही है, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मिशन समर्थ कार्यक्रम का संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिशन समर्थ कार्यक्रम, तो मिशन समर्थ कार्यक्रम जो है साथियों, ये CWSN बच्चों के लिए। CWSN क्या होता है? विशेष आवश्यकता वाले बालक। कौन होते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बालक, जिनके लिए विशेष सामग्री उपलब्ध कराना मिशन समर्थ कार्यक्रम का संबंध था। CWSN याद रखना आप, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए मिशन समर्थ कार्यक्रम का संबंध है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्माइल कार्यक्रम के चरणों के संबंध में गलत युग्म जो है कौन सा है? ठीक है, गलत युग्म पहचानना है। स्माइल प्रथम 13 अप्रैल 2020, स्माइल द्वितीय 2 नवंबर 2020 सही है। स्माइल तृतीय 21 अप्रैल 2021। क्या कहा? 21 अप्रैल 2021 नहीं है साथियों, 21 जून है। क्या है? 21 जून 2021 है, ठीक है। तो सी वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिएगा, ई कक्षा में तैयार वीडियो अपलोड किए गए हैं। ई कक्षा में जो वीडियो अपलोड किए हैं वो किस ऐप के ऊपर अपलोड किए गए हैं? मिशन ज्ञान ऐप पर। किस पर किए साथियों? मिशन ज्ञान ऐप पर किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित किया गया है? अभी मैंने बता दिया, विशेष आवश्यकता CWSN के लिए मिशन समर्थ हो जाएगा। जल्दी जल्दी देखेंगे अपन। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं साथियों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे पहले वाली सारी PDF वहां उपलब्ध करवा दी है, ये भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है ना। यह मिशन समर्थ हो जाएगा CWSN के लिए। दीक्षा का पूरा नाम क्या है? दीक्षा का पूरा नाम क्या है साथियों? ध्यान रखिएगा, दीक्षा का जो पूरा नाम है साथियों, वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ध्यान रखना, फॉर नॉलेज आता है, इसमें टू नॉलेज नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, ये गलत सही है। इन सेकेंडरी नाम आ गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग, इसके अंतर्गत फॉर नहीं आया है, तो ये फॉर आएगा। ध्यान रखना, ए ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दीक्षा कार्यक्रम की पहल किसके द्वारा की गई है? दीक्षा कार्यक्रम किसने बनाया था? भारत सरकार की बात हो रही है, तो NCERT मैंने पूरा पहले एक प्रश्न में बता दिया कि NCERT की पहल है, और वो शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसका नाम था, उसके साथ मिलकर के इसने बनाया था। NCERT और MHRD ने मिलकर के दीक्षा कार्यक्रम की पहल की गई थी। NCERT प्लस MHRD इसका राइट आंसर रहेगा साथियों, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, और अच्छे क्वेश्चन है। दीक्षा के संबंध में सही कथन कौन सा है? इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को हुई थी, ये बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है, इस पर शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलता है। तो चारों बातें यहाँ, सारी बातें सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। दीक्षा राइज को अच्छे से पढ़ना, SIQE को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप ही होंगे। दीक्षा राइज जो है उसका आदर्श वाक्य क्या है साथियों? दीक्षा का आदर्श वाक्य, हमारे शिक्षक हमारे भविष्य, या हमारे शिक्षक हमारे नायक, या हमारे शिक्षक हमारे नेता, हमारे शिक्षक हमारा राष्ट्र। इसमें राइट आंसर होगा साथियों, हमारे शिक्षक हमारे नायक। क्या हो जाएगा? हमारे शिक्षक जो है वो हमारे नायक है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, FLN का पूर्ण रूप क्या है? FLN का अभी SIQ में मैंने जिक्र किया था, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये फंडामेंटल है साथियों, फंडामेंटल नहीं होगा। लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी, लिटरेचर नहीं होगा। यहाँ केवल राइट आंसर रहेगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। संख्यात्मक गुणात्मक चीज़ें आती हैं, बी ऑप्शन सही रहेगा। दीक्षा राइज पोर्टल से संबंधित अगला क्वेश्चन देखिए, विकसित किया गया। दीक्षा राइज पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? राजस्थान के संबंध में राजस्थान शिक्षा विभाग और NCTE ने मिलकर के किया गया था साथियों। तो राइट आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज के आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। यहाँ से क्वेश्चंस 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। SIQE बिल्कुल अच्छे से देख लेना, प्रश्न 100% आएगा, ठीक है। और इसके
बाद मैंने CWSN बच्चों के लिए मिशन समर्थ बता दिया था, एक स्माइल कार्यक्रम बता दिया था, ठीक है। इसके अंतर्गत शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, हवा महल, इन सब के बारे में देखना। एक है साथियों दीक्षा राइज को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होने वाले हैं और मुख्यतः इन 3 बिंदुओं से क्वेश्चंस आपके पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी कचरा नहीं पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। एक ही बात कहूँगा, जो इम्पोर्टेंस है उन्हीं को पढ़े, समय बहुत कम है और कंपटीशन कम पोस्ट हैं। सभी स्टूडेंट्स का यही है कि नहीं होगा, कुछ तैयारी कर लीजिएगा, आपका 100% हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। तो जो 2-3 टॉपिक बताए वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि क्लास जो है आपको कैसी लगी साथियों। क्या क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, नहीं रहेंगे? और यदि क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे भी आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासेज लेकर के आऊँगा और एक क्लास में एक टॉपिक क्लियर करवाने की अपनी जिम्मेदारी है। उठा ली है जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी निभाएंगे और प्रत्येक आपके शैक्षिक परिदृश्य और साइकोलॉजी और ICT के लिए एक इम्पोर्टेंट एक ही क्लास में सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं। बाकी आपके शिक्षण विधियों को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं L1 L2 दोनों के लिए, तो उनकी शिक्षण विधियों से संबंधित जो मुख्य बिंदु होते हैं जहाँ से L1 और 2 दोनों में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, वो चीज़ भी मैं आपको करवा दूंगा एक क्लास के माध्यम, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SKC क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज रीट के विद्यार्थियों के लिए जो कि L1 और L2 दोनों के लिए सबसे अहम टॉपिक शिक्षक परिदृश्य को लेकर के, तो उसमें आपके एक टॉपिक है जहाँ से प्रत्येक मतलब पेपर के अंतर्गत 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और पिछले पैटर्न्स पे भी आए थे और आगे होने वाले पेपर्स में भी 100% है कि यहाँ से जो है 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने, कम से कम 2 या 3-4 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज इस टॉपिक की अपन बात करेंगे, आखिरी तक क्लास को देखिएगा। आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है साथियों, और आपको लगेगा कि शुरुआती क्वेश्चंस की इतने सरल क्वेश्चंस आते हैं, तो साथियों क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं लेकिन कंफ्यूज अपन होते हैं और क्वेश्चंस गलत हो जाता है। तो ध्यान से क्लास को देखिएगा। आपका RTE 2009 को लेकर के मैं आपके लिए जो आज की इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसके अंतर्गत सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पुराने प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं और बार बार यही क्वेश्चंस आते हैं। RT में जितने क्वेश्चन बनने थे वही क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके रीट के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। एक भी प्रश्न इस क्लास से आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा साथियों, इसलिए क्लास को आखिर तक देखिएगा। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नया आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि आपका कमेंट्स हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए हम आपके लिए अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। रीट प्री के लिए भी मैंने RT 2009 से बनाया था वीडियो, उसमें से सारे क्वेश्चंस आ गए थे और यहाँ RT 2009 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपको देखने को 100% एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है साथियों। शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला क्वेश्चन देखिएगा और क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, RT एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता और संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए। देखिए साथियों, RT एक्ट की 2009 की जो आपके धारा 10 है, उसमें लिखा है कि प्रत्येक माता पिता या फिर संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों का, अपनी संतान का विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए ज़रूर जो है अपना एडमिशन करवाए। वो उनका कर्तव्य है, अधिकार है और कर्तव्य का पालन करना होता है, ठीक है। तो माता पिता का कर्तव्य धारा 10 के अंतर्गत
आता है RT 2009 के अंतर्गत धारा 10। अब क्वेश्चंस तो काफ़ी बड़ा है, आप सोचते होंगे क्वेश्चंस इजी है, इजी नहीं है साथियों, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य की बात करी है, धारा 10 की बात हो रही है, तो आंसर नंबर सी धारा 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, RT की कौन सी धारा जो है दुर्बल वर्ग बच्चों हेतु 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करती है। देखिए साथियों, 25% सीटें, सबसे पहले समझिएगा, ये 25% सीटें जो है ये निजी विद्यालय के लिए है। किसके लिए? निजी विद्यालय में जो सीटें होती हैं उसमें 25% सीटें जो है दुर्बल वर्ग बच्चों के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका प्रावधान जो है साथियों कौन सी धारा करती है? तो इसका प्रावधान करती है धारा 12। धारा 12 में लिखा गया है, प्रत्येक निजी विद्यालय के अंतर्गत दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए जो है 25% सीटें आरक्षित रखी जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में आगे की 3 से 4 धाराएं जो है इससे संबंधित है कि वहाँ से प्रवेश लेंगे, प्रवेश शुल्क नहीं होगा, वहाँ पर प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, कैपिटेशन शुल्क नहीं देना होगा, यदि कैपिटेशन शुल्क लिया है तो उसके 10 गुना दंड दिया जाएगा। इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्वेश्चन यहीं से आने वाला है आपके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया होता और आगे भी पूछा जाएगा 100%। ठीक है, क्वेश्चंस को घुमा के भी पूछ सकते हैं कि RT की कौन सी धारा में दुर्बल वर्ग बच्चों का जो है धारा 12 में प्रावधान किया गया, कितने प्रतिशत बच्चों के लिए? 25% के लिए है। आगे देखिए, राज्य में RT 2009 की किस धारा की अनुपालना में कक्षा 8 के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित कराई जा रही है? अब कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि जो है आपके 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ जो जारी की है, जो कि बोर्ड की परीक्षा होगी, ये कौन सी धारा में इसका प्रावधान है? तो धारा 30। ठीक है, पहले क्या था साथियों, बच्चों को फेल नहीं किया जाता था, लेकिन आज बच्चों को फेल कर सकते हैं, और धारा 30 में 8वीं कक्षा के लिए जो है प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 8वीं कक्षा के लिए पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित कराई जाती है। ठीक है, धारा 30 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? किस धारा के अंतर्गत जो है राज्य सरकार अपनी नियम बना सकते हैं? जैसे अपनी राजस्थान सरकार ने बना रखा है कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। ठीक है, तो उसमें नियम बना रखे हैं राजस्थान ने, वो 2011 के नाम से बना रखे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत इसका प्रावधान है? धारा 38, धारा 38 के अंतर्गत राज्य सरकार अपने खुद के नियम बना सकती है। ठीक है, और शिक्षा जो है साथियों ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, जिस पे समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है, राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पद नाम होता है? विद्यालय का शाला प्रधान होता है आपका प्रधानाध्यापक। ठीक है, प्रधानाध्यापक को शाला प्रधान बोलते हैं, इस चीज में भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो शाला प्रधान का जो है विद्यालय प्रबंधन समिति जो कि आपकी SMC है, उसके अंतर्गत इसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो साथियों इसको जाना जाएगा पदेन सदस्य सचिव। किसके नाम से जाना जाएगा? पदेन सदस्य सचिव, इसको सचिव कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RT 2009 के तहत निजी और विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। अभी अपन ने पहले बात करी थी, धारा 12 के अंतर्गत कितने प्रतिशत बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा? कितने को दिया जाएगा? निजी की बात हो रही है, 25%। ऑप्शन नंबर बी 25%। मैंने कहा ना क्वेश्चंस इर्द गिर्द ही आएगा, क्वेश्चंस जो है इर्द गिर्द ही आएंगे। ये जो मैंने क्लास बनाई है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा तो मतलब नहीं जाएगा, 100% है। एक बार क्लास को देख लीजिएगा, RT 2009 बता रहे ना बड़े बड़े यूट्यूबर, धारा 1, धारा 2, धारा 3, 39 तक याद करो, फिर RT 2011 वाली की धारा 1 से धारा 29 तक याद करो। कुछ नहीं करना है भाई, क्वेश्चन यहीं से आएगा, कहीं से नहीं आएगा। आप सबको पता है एग्जामिनर इतना पागल नहीं है कि इतनी धाराएं हैं और स्पष्टली वो ऐसी धारा से पूछ लेगा, नहीं पूछेगा, भाग 4 से पूछेगा, धारा 12 से 28 तक पूछेगा।
बाकी धारा का नाम पूछ ही नहीं सकता है किसी में भी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, केवल पढ़ते जाइए जो बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने होंगे? किस कक्षा की बात हो रही है? 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा की बात हो रही है। देखिए साथियों, 6ठी से 8वीं कक्षा की यदि बात करते हैं तो वहाँ जो आपके शैक्षणिक वर्ष में जो घंटे होंगे वो 1000 होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर लेना आप। कक्षा 1 से 5 की बात करें तो शिक्षण घंटे होंगे 800, ठीक है, शैक्षणिक वर्ष में। और कक्षा 6 से 8 की बात करें तो शिक्षण घंटे होंगे 1000, ठीक है। यही कार्य दिवस की बात करें तो कक्षा 1 से 5 के लिए जो कार्य दिवस होगा वो हो जाएगा आपके 200 और 6 से 8 के लिए हो जाएगा 220। बस ये यहाँ से ये क्लियर है आपके, और यहाँ से क्वेश्चंस बनता है हर एग्जाम के अंतर्गत। तो यहाँ 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे शिक्षण तैयारी के घंटों को भी शामिल किया गया है। कितने होने चाहिए? सीधी सी बात क्वेश्चन पूछ रहा है, एक शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे तक विद्यालय के अंतर्गत पढ़ाएगा और उस जिसके अंदर उसके जो है तैयारी करके पढ़ाएगा। देखिए बिना तैयारी कोई नहीं पढ़ा पाता है, तो वो कितने घंटों का जो है उसका प्रावधान किया गया है। यहाँ 45 घंटे हो जाएगा साथियों, 45 आवर्स, ठीक है। कितने आवर्स हो जाएंगे? 45 आवर्स हो जाएंगे, 45 घंटे, ठीक है। इसके ऑप्शंस नहीं लिए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ना अच्छे से। एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है साथियों, कोई सा भी समय हो, वर्ष पर्यंत कभी भी वो एडमिशन ले सकता है। एक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बिल्कुल है, और एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण करा सकता है, सही है। आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया ना, किसी भी प्रमाण पत्र की कमी पर विद्यालय में प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखिएगा, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? कॉमन साइंस का क्वेश्चन है, आप सबको पता है। पहले 8वीं तक फेल करना, मतलब 8वीं 2009 में लिखा था फेल नहीं कर सकते हो, लेकिन संशोधन 2019 में आया है और उस समय बोर्ड परीक्षा पर प्रतिबंध था, और 2019 संशोधन के अंतर्गत कहा गया है कि आप 5वीं क्लास और 8वीं क्लास में बोर्ड परीक्षाएं अनिवार्य रहेगी। कौन कौन सी कक्षा है? 5वीं और 8वीं। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 5वीं क्लास और 8वीं क्लास के अंतर्गत बोर्ड की परीक्षाएं अनिवार्य हो चुकी है, और ये कब हुई है? संशोधन जो 2019 में किया गया। शानदार क्वेश्चन आगे जो दिया है, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग, ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित हैं, उसको किस भाषा से परिभाषित किया गया है? धारा 2 परिभाषाएं, उसके अंतर्गत समस्त चीजें लिख रखी है। ये सभी जो बालक है साथियों असुविधाग्रस्त समूह में आएंगे, वंचित समूह में आएंगे। असुविधाग्रस्त, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय कौन कर सकता है साथियों? ये बात आप याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। किसी भी कक्षा में किसी भी छात्र को कक्षा में पीछे की ओर ले जाने का जो निर्णय है साथियों, वो समुचित सरकार का होता है। किसका होता है? समुचित सरकार का होता है, ठीक है। उसके अलावा उसको कोई भी पीछे नहीं ले जा सकता है। यहाँ जो डिसीजन होगा वो समुचित सरकार का होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। और बीच में आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। और ये सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में वैसे उपलब्ध करवा देता हूँ, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क प्रवेश हेतु असुविधाग्रस्त समूह में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है? अनुसूचित जाति जनजाति के बालक, अनाथ बालक, युद्ध वीरांगना के बालक, कैंसर से प्रभावित माता पिता के बालक, या फिर सभी शामिल है? तो यहाँ जो साथियों सभी शामिल हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, कैपिटेशन शुल्क मैंने अभी बात करी थी, प्रवेश शुल्क को ही कैपिटेशन शुल्क बोला जाता है, तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? अब साथियों ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है भाई? ये क्वेश्चन ऐसे ही क्यों पूछा? इस क्वेश्चन को धारा भी पूछ सकता था ना, क्योंकि धारा 13 में इसका है। किसमें है? ध्यान रखना, धारा 13 के अंतर्गत प्रावधान है। धारा 12 में क्या है कि विद्यालय निजी विद्यालय में भी 25% सीटें आरक्षित रहेगी। और धारा 13 में कैपिटेशन शुल्क है। किसके बारे में? कैपिटेशन शुल्क है। कैपिटेशन शुल्क यदि किसी विद्यालय ने लिया है तो उसके जो दंड का प्रावधान है वो है कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक का अर्थदंड। ऑप्शन 1, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, ये प्राथमिक दंड है साथियों। इसके बावजूद भी वो लेता है तो फिर अलग प्रकार से उसका दंड निर्धारित किया गया है। ये ऑप्शन नंबर ए रहेगा। प्रति व्यक्ति जो शुल्क लिया है उस शुल्क का 10 गुना तक उसको अर्थदंड देना पड़ेगा। वो किसको देगा? राज्य सरकार को देगा, ठीक है। फिर 16वां क्वेश्चन देखिए, आरटी 2009 के लिए असत्य कथन कौन सा है? राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ, यह भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षरित हुआ है। प्रधानमंत्री, साथियों पहले तो यही गलत हो गया, प्रधानमंत्री इसको पारित करता ही नहीं है। 27 अगस्त 2009 गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। प्रधानमंत्री के बारे में ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ज़्यादा हार्डली नहीं होंगे। आप ज़्यादा गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे, ध्यान रख लेना। आरटी 2009 की धारा 9 के अनुसार सही नहीं है। धारा 9 क्या कहती है? ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ठीक है साथियों। धारा 9 के बारे में सही नहीं है पूछ रहा है। स्थानीय प्राधिकार के दायित्व है धारा 9 में। शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना धारा 9 में है। 14 वर्ष के बालकों का रिकॉर्ड रखना भी धारा 9 में है। लेकिन 5 वर्ष में शिक्षक नियुक्त करना ये धारा 9 की बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन गलत रहेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आरटी 2009 में असत्य कथन है। धारा 15 की बात हो रही है। सबसे पहले देखिएगा, बालक को शैक्षिक सत्र में प्रवेश करना सही है। धारा 14 बालक के प्रवेश के लिए आयु का सबूत होना, ये धारा 14 में बात बिल्कुल कही गई है। धारा 12 सरकारी विद्यालयों में न्यूनतम 25%, समझिएगा कॉन्सेप्ट, बोला था मैंने, धारा 12 पढ़ाई थी अभी तीसरे क्वेश्चन में। क्या बोला था मैंने बोला था कि 25% जो प्रवेश होता है, 25% सीटें होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके निजी विद्यालय में होती है। सरकारी विद्यालय की बात नहीं हुई थी उसमें, केवल निजी विद्यालय में ही 25% आरक्षित होती है। सरकारी में तो 100% से आरक्षित ही है, जो आएगा वो एडमिशन लेगा, किसी को मना ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ धारा 12 के संबंध में ये कथन जो है गलत है साथियों। ये सरकारी नहीं होगा, यहाँ निजी विद्यालय होगा, ठीक है, निजी विद्यालय होगा, ठीक है ना। तो धारा 12 वाला कथन गलत है। धारा 12 में निजी विद्यालय में न्यूनतम 25% सीटें होती है, ये पीछे लिख रखा है, ये सही है। लेकिन यहाँ जो गलत होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आरटी 2009 में 2019 में क्या संशोधन किया गया है? 2019 में क्या संशोधन हुआ है? देखिए, कक्षा 5 व 8 की नियमित परीक्षा होगी, सही है। 5-8 में पुनः परीक्षा में असफल होने पर उसी कक्षा में रोका जाएगा, सही बात है। कक्षा 5 और 8 की मुख्य परीक्षा में असफल होने पर 2 माह के बाद पुनः परीक्षा भी होगी, ये भी सही है। यहाँ जो है उक्त सभी कथन जो है साथियों सही है। 2019 में जो संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत ये सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
आरटीई की धारा 25 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात बनाने के लिए आरटीई 2009 के संशोधन 2012 के अनुसार कितने वर्ष समय प्रदान किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितने वर्ष के समय में जो है छात्र शिक्षक अनुपात बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ समय है साथियों 3 वर्ष। पहले ये 6 महीने था, संशोधन 2012 के अंतर्गत इसको 3 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है साथियों, 3 वर्ष यहाँ सही रहेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, आरटी 2009 की धारा 28 क्या है? धारा 28 की बात हो रही है, शिक्षकों की रिक्तियां बढ़ना, गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने पर प्रतिषेध है, प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध है, या पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन। किसकी बात हो रही है? धारा किसकी? धारा 28 की। धारा 28 में क्या कहा गया? तो धारा 28 में साथियों सरकारी टीचर जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, धारा 28 कहती है। ठीक है, धारा 28 कहती है कि विद्यालय में जो है सरकारी स्कूल है, सरकारी टीचर है, वो बाहर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, इस पर पूरा प्रतिषेध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आरटी 2009 में कक्षा 6 से 8 के लिए कम से कम कितने शिक्षकों का प्रावधान है? देखिए, शिक्षक छात्र अनुपात की बात करें तो कक्षा 6 से 8 तक अनुपात क्या है? एक अध्यापक 35 छात्र। ठीक है, और 1 से 5 तक की बात करें तो एक अध्यापक 30 छात्र। 1:35 तो 6 से 8 तक, 1:30 1 से 5 तक। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा है। 6 से 8 के लिए कम से कम कितने शिक्षकों का प्रावधान है? कम से कम 3 शिक्षक तो विद्यालय में होने ही चाहिए। कितने? कम से कम 3 शिक्षक विद्यालय में होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? धारा 25 की बात हो रही है कि धारा 25 जो है साथियों ये किससे संबंधित है? तो धारा 25 में कहा गया है छात्र और शिक्षक के अनुपात से संबंधित है। किससे है? छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है धारा 25। और छात्र शिक्षक अनुपात मैंने अभी ऊपर बताया, इसको मैं कह रहा हूँ धारा 25 को अच्छे से देख लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। जहां जहां मैंने बोला है कि यहां से क्वेश्चंस बनेगा तो मैं कह रहा हूं 100% बनेगा। ठीक है ना। आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। शुरुआत में ये क्वेश्चन आज गया है पहले, लेकिन यहाँ पूछने की भाषा कुछ अलग है। माता पिता के कर्तव्य की बात हो रही है, धारा 10 की बात हो रही है। किसकी हो रही है? धारा 10 की बात हो रही है, जहां माता पिता संरक्षक के कर्तव्य की बात की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कर्तव्य समुचित सरकार का कौन सा जो है कर्तव्य इसमें नहीं है? ठीक है, समुचित सरकार का तो कौन सा कर्तव्य नहीं होगा साथियों? देखिए, एक एक कर्तव्य को देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चितता, बिल्कुल ये तो होता है। ठीक है ना। शिक्षकों है तो प्रशिक्षण सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी कौन? समुचित सरकार, ये भी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना समुचित सरकार का काम नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीईआरटी का काम है। एनसीईआरटी का काम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना। सी ऑप्शन जो समुचित सरकार का दायित्व नहीं है। ठीक है, और आसपास में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 19 और 25 के अंतर्गत किए गए मान और मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित है और उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित है तो उसे कितने जो है अध्यापक उसके अंतर्गत होने चाहिए? तो कितने अध्यापक होंगे? 5 अध्यापक होंगे। ठीक है, 130 के अंतर्गत 5 हो जाएंगे। ठीक है ना। कितने हो जाएंगे साथियों? 5 अध्यापक वहां पर आपके हो जाएगा। 1 से लेकर के 30 तक 1, 60 जैसे 60 तक 2, 60 से ऊपर जाएगा 90 तक 3 है,
120 तक कितने हैं, 4 हैं। जैसे ही 120 से ऊपर जाएगा तो 5 टीचर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे साथियों, 5 टीचर हो जाएंगे। इसके अंतर्गत ऑप्शन नहीं आ पाए हैं, PDF कटी हुई है, तो यहाँ जो है 5 टीचर जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो ये थे आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे सारे के सारे। ठीक है ना साथियों, तो आप लोग RT 2009 मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ। एक तो RT 2009 अच्छे से पढ़ लेना, 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, एक आपके जो है NEP 2020, NEP 2020 को भी अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत RT 2011 के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, जो कि नियमावली राजस्थान की है। ठीक है, उसके अंतर्गत थोड़ा बहुत देख लेना। शैक्षिक परिदृश्य में ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, और NCF 2005 के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बनते हैं। एक जो आपके समितियाँ हैं, ठीक है, जितनी भी समितियाँ हैं, समितियों को अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यहीं से पुटअप हो जाएगा। NEP 2020 पे मैं बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ आपके RT 2009 पूरा हो चुका है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इन क्वेश्चनों को देखने के बाद एक बार आप वापस किस किस धारा से संबंधित क्वेश्चन आया उन धाराओं को देख लो। आप ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा अंदर चले जाओगे तो डूब जाओगे। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन ऊपर से आएगा, पुराने प्रश्न पत्र उठा के देख सकते हो आप लोग। ठीक है, और क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि क्या वाकई में क्लास सही है कि नहीं है, आपके लिए जो है सही साबित हुई कि नहीं हुई है। और आगे क्लास NEP 2020 की लेकर के आए, NCP 2005 लेके आए, ये कौन से टॉपिक पर लेके आनी है एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे आप लोग। और जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, और टेलीग्राम चैनल के लिए जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत दे रखी है, कमेंट्स बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SKC क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज शैक्षिक परिदृश्य को लेकर के जो पुराने प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे कि किस प्रकार से जो है इनका पैटर्न रहता है। बात करेंगे अभी 2023 के सभी प्रश्न पत्रों की, जिसमें आपके RT 2009, NEP 2020 और योजनाओं से प्रश्न किस प्रकार से आए हैं, कहने मतलब शैक्षिक परिदृश्य के पूरे पार्ट को देखेंगे। और ये बहुत बड़ा रोल जो आपके रीट मेंस के अंतर्गत निभाने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला पेपर L2 की सोशल साइंस का जो पेपर था उसके अंतर्गत शैक्षिक परिदृश्य से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए उनकी शुरुआत करते हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। शुरुआत करते पहले क्वेश्चन से। एक बार अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी हमारे SKC क्लासेस के चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है। नॉर्मल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को कभी गलत करना नहीं है कि भारत के संविधान के अंतर्गत शिक्षा को जो है किस सूची के अंतर्गत जो है रखा गया है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकलेगा साथियों, समवर्ती सूची। शिक्षा को जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग नियम बना सकती हैं, दोनों को अधिकार होता है। ठीक है, ये समवर्ती सूची का विषय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। देखिए साथियों, पढ़ना लिखना अभियान जो चलाया गया है उसके अंतर्गत न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो साथियों, यहाँ न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो 15 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 15 वर्ष से जो ज़्यादा है उनको पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत जो है साक्षर बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डाइट का पूरा नाम क्या है। जिन्होंने BSTC करी है, ठीक है, बी या फिर आप DLED
जिन्होंने भी करी हैं उन सबको पता है कि डाइट का पूरा नाम क्या होता है। डाइट जो है ना साथियों, ये जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान होती हैं और इसे अपन डाइट कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है BSTC वालों के जो STC चलती है 2 साल की, वो कोर्स इसी के अंतर्गत होते हैं। प्रत्येक जिले में एक डाइट है। 33 डाइट टोटल राजस्थान में अभी है और 34वीं डाइट जो है अभी काम उसका चल रहा है। ठीक है, फिलहाल 33 डाइट जो मुख्यालय आपके टोटल है। ठीक है, डाइट का पूरा नाम हो जाएगा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है साथियों, डी ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, देखिए साथियों, नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इन पेपर्स को देखने के बाद किस प्रकार से तैयारी करनी है वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाना है, क्वेश्चंस ऊपर से ही पूछे जाते हैं। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया था? सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन, अब L2 वालों के लिए ये सबसे खास होने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट जो है साथियों, ये प्रारंभ कब किया गया था? 1961 के अंतर्गत, 1961 के अंतर्गत इनको प्रारंभ किया गया था। तो सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट जो है 1961 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार। 5वां क्वेश्चन देखिए, RTE की धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है? मैंने बताया था RT 2009 और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में RT 2011, दोनों को अच्छे से देखना है, सभी धाराओं को इनको देखना है, सभी जो है इनके अध्याय देखना है, किस अध्याय में क्या लिखा हुआ है। देखिएगा, इसके अंतर्गत जो है किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। क्या ये बात धारा 14 में है? या फिर रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध होगा, किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। तो यहाँ देखिए साथियों, धारा 14 के अंतर्गत जो बात कही गई है वो कहा गया है किसी भी बालक को आयु का सबूत नहीं होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। ये बी ऑप्शन राइट रहेगा। ये धारा 14 सुनिश्चित करती है कि कोई भी जो बालक है उसकी आयु का सबूत यदि उसके पास नहीं है फिर भी उसको प्रवेश देने के लिए आप मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये RTE की धारा 14 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? देखिए साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके 100% बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट, और 100% मैं कह रहा हूँ रिपीट होगा, 100% रिपीट होगा ये क्वेश्चन वापस। और कक्षा 1 से 5 तक की बात हो रही, कक्षा 1 से 5 की बात करें साथियों, तो यहाँ जो आपके कार्य दिवस होंगे वो 200 कार्य दिवस होंगे। कितने होंगे? 200 कार्य दिवस। और यहाँ अगर शिक्षण घंटों की बात करें तो 800 शिक्षण घंटे होंगे। ये कब कहाँ की बात है? पूर्व प्राथमिक की बात है, प्राथमिक की बात है, प्राथमिक 1 से 5 तक की कक्षा के लिए। और यहाँ अगर 1 से 8 यानी कि 6 से 8 की बात करें तो 6 से 8 के अंतर्गत जो कार्य दिवस 220 हो जाएंगे साथियों, और शिक्षण घंटे 1000 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जब 1 से 5 तक की बात हो रही है तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। बी ऑप्शन यहाँ जो है आपके राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये अब एक पेपर था उसका पूरा हो गया है। सोशल साइंस में कितने क्वेश्चंस पूछे गए? देखिए साथियों, 6 क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ से पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन? शैक्षिक परिदृश्य से जो है आपके टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं साथियों। ठीक है, अब इन 6 क्वेश्चंस में आपने क्या विशेष देखा? देखिए, इसमें विशेष वही है साथियों जो कि आपके RT 2009 है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना है। NEP 2020 देखना है। ठीक है, उसके बावजूद अब आगे वाला जो अपन एक बार और पेपर देखते हैं, सेकंड शिफ्ट जो हिंदी का हुआ था उसके अंतर्गत कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन गलत है? विवेकानंद मॉडल स्कूल की बात हो रही है, यहाँ जो कौन सा कथन जो है साथियों यहाँ पर गलत है? देखिएगा, कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है साथियों। विवेकानंद मॉडल आवासीय विद्यालय नहीं है। क्या है? ये आवासीय विद्यालय नहीं है, ये केवल जो है रेगुलर विद्यालय हैं। यहाँ
जो हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो गलत कथन ये ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनका संचालन जो है समसा के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद करती है और शहर शिक्षा की व्यवस्था है और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। बाकी सब सही है, लेकिन ए ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर कौन से पैटर्न को अपनाया गया है? 10+2 था साथियों, उसके स्थान पर जो अभी नया पैटर्न अपनाया गया है उस पैटर्न को कहेंगे अपन 5+3+3+4। ठीक है साथियों, तो ये 5 3 3 4 53 34 आप याद रखेंगे। 5+3+3+4 ये पैटर्न जो है आपके 10+2 पैटर्न के स्थान पर इसको जो है रखा गया है एनईपी 2020 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त यदि नहीं होता है तो उन्हें किस वर्ग से भरा जाएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए साथियों, यदि अनुसूचित जाति की बात हो रही है और इसके ज़्यादा फार्म नहीं आते हैं, सीटें यदि रिक्त रहती हैं, तो उन रिक्त सीटों को किससे भरा? देखिए साथियों, अनुसूचित जाति से नीचे जो जाति आती है, ठीक है, अब इनसे नीचे बैकवर्ड में कौन सी आएगी? तो अनुसूचित जनजाति आएगी। अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत ओबीसी वाले को ले नहीं सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वालों को ले नहीं सकते, जनरल वालों को नहीं ले सकते, हमेशा नीचे की ओर बढ़ा जाएगा। तो यह अनुसूचित जनजाति से जो है उनकी सीटों को भर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1952 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसी प्रकार आरबीएसई की कब हुई? ये सब चीजें आपको याद रखनी है। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है? अब प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कक्षा 1 से 8 तक। क्या हो जाएगा? कक्षा 1 से 8 तक। ठीक है, केवल प्राथमिक की बात करते हैं, केवल प्राथमिक की बात करते तो 1 से 5 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से जो है 8 तक माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 25% जो सीटें आरक्षित हैं उनमें से कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं? देखिए साथियों, यहाँ 25% जो सीटें होती हैं उन सीटों का 16% सीटें, 25% का 16%, ध्यान रखिएगा। जैसे माना कि 100 सीटें हैं तो अपने पास आ गई 25 सीटें। ठीक है, तो उन 25 की 16% सीटें, ये ध्यान रखना, न कि टोटल की 16, 25% की 16% जो है असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको फैक्चुअली समझनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। कोठारी आयोग के अध्यक्ष जो साथियों, इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होने के कारण इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ जो है ना कोठारी आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो दौलत सिंह कोठारी होगा। क्या होगा? दौलत सिंह कोठारी। तो वो क्या ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, तो क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया। अब देखिएगा वापस शिफ्ट आपके साइंस मैथ वाली आ गई है। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो यहाँ किसके आधार पर होगा? तो बच्चे की उम्र के आधार पर बच्चों को रखा जाएगा, न कि बच्चा 10 साल का है और आप प्रथम कक्षा में एडमिशन दे रहे हो, ऐसा नहीं है। बच्चा 10 साल का है तो उसके अकॉर्डिंग उसको 4th क्लास में एडमिशन देना होगा। तो एज के अकॉर्डिंग ही कक्षा निर्धारित की जाएगी। ये बात जो है आपके एनईपी 2020 में, आरटी 2009 में भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता, अर्हता और सेवा शर्तें निर्धारित करती हैं। ये कौन सी धारा जो है निर्धारित करती हैं? शिक्षकों से संबंधित मैंने बताया था कि शिक्षक, माता पिता, 12 से 28 तक की जो धाराएं हैं उन सबको आपको याद करना होगा। यहाँ धारा 25 जो है ये शिक्षकों की नियुक्ति, योग्यता और अर्हताओं से संबंधित है या फिर सेवा शर्तों से संबंधित। धारा 25 और धारा 23 दोनों रहेगी। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? यहाँ 23 राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो नामांकन का जो सत्यापन है साथियों, वो खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कौन करता है? बीईओ। ठीक है, सीबीईओ इसको बोला जाता है, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, सीबीईओ। ठीक है,
ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इसको बोला जाएगा, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ए ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चंस नेक्स्ट राजस्थान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे जो है किसको की जाएगी। 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार किसके द्वारा की जाएगी, तो विद्यालय को की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल से क्वेश्चन है, इनको केवल फैक्चुअली क्वेश्चन है। किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों में बदलने का प्रस्ताव जो है रखा गया है। तो साथियों ये आपके गहलोत साहब की सरकार थी और 2020-21 जो इसका सन था, उस समय जो आपके महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों में इनको तब्दील किया गया था। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है। ईसीसीई का पूर्ण रूप जो है क्या है, तो ये बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक कक्षाएं। ये क्या इसका राइट आंसर होगा क्या, नहीं, इसका राइट आंसर रहेगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये एक कोर्स होता है ईसीसीई, ये एक कोर्स होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा इसका पूर्ण रूप कहा जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना जो है कब हुई थी साथियों, ये हुई थी आपके 1991 के अंतर्गत NIAE की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो थे साथियों पूछे गए थे पुराने प्रश्न पत्रों में, जहां अपन ने सोशल साइंस देखा। ठीक है, इसके बाद में अपन ने हिंदी का पेपर देखा और इसके बाद में अपन ने साइंस और मैथ का पेपर देखा। ठीक है, तो तीनों से आप लोगों को लगभग आपके समक्ष 20 प्रश्न करवाए गए हैं और उनमें कॉमन चीज क्या निकल के आई वहीं से आपको पढ़ना है, उन्हीं चीजों को देखना है। क्वेश्चंस यहीं से बार बार उठाए जाते हैं और पुराने प्रश्न पत्र को जरूर रिपीट करके जाना, वहां से 2-3 क्वेश्चंस आपके जो है हूबहू देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो ये था शैक्षिक परिदृश्य का आज का सेशन था और क्लास अच्छी लगी है तो एक बार सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए हमारे मोटिवेशंस के रूप में ये काम करेगा और अच्छी से अच्छी क्लास लेकर के आएंगे। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल SKC क्लासेस के नाम से है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाकर के ज्वाइन कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में ऊपर पिनेड है तो वहाँ पर भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।